की पहली प्रेस वार्ता है। इसमें मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सुरेश कश्यप जी के साथ पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सबको इस पहली प्रेस वार्ता में संबोधित करें। श्री सुरेश कश्यप जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी मीडिया के जितने पर्सन यहाँ पर हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी, प्रवक्ता नरेंद्र ठाकुर जी, मीडिया से प्रभारी करनंदा जी। आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला है। वैसे जब मैं सांसद बना और सांसद बनने से पहले भी आप लोगों के साथ मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन अब पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः मैं बात करना चाहूँगा जिस प्रकार से आज हमारे पास केंद्र सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ और इस 1 वर्ष के दौरान जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ी, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। धारा 370 को समाप्त करना, जो कि लंबे समय से जिसके लिए संघर्ष चला हुआ था, उसको समाप्त करना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करना। इसके साथ साथ 35 से ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर हमारे देश के बहुत सारे जो लोग पार्टीशन के समय में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में चले गए थे, वहां पर उनके ऊपर भारी अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था। वो शरण लेकर हमारे देश में आए हुए थे, उनको इस देश की नागरिकता प्रदान करना बहुत बड़ा एक काम इस सरकार ने किया। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें, हमारा देश सशक्त हुआ, सीडीएस की नियुक्ति की गई। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूर्ण हुआ। उसके लिए केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया और अभी आगामी 5 अगस्त को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय इस 1 वर्ष की दौरान केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए। हमारा देश आर्थिक रूप से भी और सामरिक दृष्टि से भी सशक्त हुआ। पिछले 5 वर्ष के दौरान भी अगर हम देखें, जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, साथ ही साथ हम अगर सामरिक दृष्टि से देखें, हमारा देश सशक्त हुआ। चाहे पाकिस्तान की बात करें, उसको उसी की बात में जवाब देने की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एयर स्ट्राइक की बात हो, या फिर चाहे चीन के साथ डोकलाम का विवाद हुआ, या फिर अभी अभी जो गलवान घाटी में हुआ, लद्दाख में हुआ, तो चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर करना। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां हम आर्थिक रूप से आगे बढ़े, हम सशक्त हुए, एक मजबूत नेतृत्व हमें मिला और हमारे देश की दुनिया के अंदर एक अलग छवि बनी। और अगर हम इस कोरोना महामारी के समय की बात करें, इस समय भी एक सशक्त मजबूत नेतृत्व के कारण हमारे देश में जो भी निर्णय लिए गए, और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
लॉकडाउन सबसे पहले हमारे देश में लागू हुआ और लॉकडाउन के बाद क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता कोविड से लड़ने के लिए आवश्यक थी, जैसे N95 मास्क की हम बात करें, हम पीपी किट की बात करें, हम पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार नहीं थे। लॉकडाउन पहले लगा और हमें समय मिल गया कि हम चाहे N95 मास्क की बात करें, हम पीपी किट की बात करें, हम वेंटिलेटर्स की बात करें, जहां हम पहले चीन से इन सारी वस्तुओं को मंगाते थे, हमारे देश ने स्वयं इनका निर्माण करना शुरू कर दिया। आज हम इन वस्तुओं को पहले चीन से या दूसरे देशों से आयात करते थे, हम आज निर्यात की स्थिति में आ गए। इसके साथ साथ लॉकडाउन के कारण उसके बाद जिस प्रकार से स्थिति को नियंत्रण में रखा गया, आज हम देखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी महान शक्तियां, उनकी क्या स्थिति है और हमारा 137 करोड़ लोगों का देश आज भी बेहतर स्थिति में है। आज अगर हम देखें दुनिया के अंदर रिकवरी रेट हमारे देश की सबसे बेहतर है और मृत्यु दर की अगर बात करें, ग्लोबली जो मृत्यु दर है 4% है, लेकिन हमारे देश की 2.8%, अर्थात मृत्यु दर दुनिया के अंदर सबसे कम और रिकवरी रेट दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है हमारे देश की। साथ ही साथ इस प्रकार से कोरोना के समय में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, पहले 1,75,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज, उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इस देश के लोगों को दिया गया। किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, हम मजदूरों की बात करें, प्रवासी लोगों की बात करें, हमारे MSMEs हैं उनकी बात करें, और हर वर्ग को इस आर्थिक पैकेज के द्वारा सहायता प्रदान करने का काम किया गया। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने चाहे 1 वर्ष का कार्यकाल, से पहले 5 वर्ष का कार्यकाल या कोरोना के काल में बहुत अच्छे ढंग से काम किया। इसी प्रकार से अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उपलब्धियों भरा रहा। अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में इस 2.5 वर्ष के दौरान लागू की गई। हम चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, जहां केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना दी थी, प्रदेश सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं हुए, उनको गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि हिमाचल प्रदेश का एक भी परिवार जिसके पास गैस के कनेक्शन नहीं है, उसको गैस के कनेक्शन दिए जाए। और आज हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कि 100% परिवारों को गैस के कनेक्शन दे दिए गए, पूर्ण रूप से धुएं से मुक्त हमारा प्रदेश राज्य। इसी प्रकार से जनमंच की बात करें, लोगों की समस्याओं को घर द्वार के ऊपर सुनना, उनका निवारण करना, युवाओं को स्वावलंबन योजना के तहत जो है रोजगार उपलब्ध करने की बात की गई। अनेक ऐसे काम किए गए, चाहे हम पेंशन की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, तो 2.5 वर्ष के दौरान अनेक उपलब्धियां सरकार की रही। आम व्यक्ति को, चाहे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों को उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में योजनाओं को लागू किया गया। और अगर हम इस कोविड काल की भी बात करें, कोविड काल में भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। कोई भूखा ना सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 दाल मुहैया करवाना, लोगों के खातों में पैसा डालना, जनधन खातों में पैसा डालना, 3 महीने की जो हमारे पेंशनधारी हैं उसमें चाहे हमारे विकलांग हैं, विधवाएं हैं,
बुजुर्ग हैं उनको 3 महीने की एडवांस पेंशन देना, और 3 गैस के सिलेंडर्स जो गृहिणी सुविधा योजना या उज्ज्वला योजना के तहत दिए जा रहे हैं, 3 मुफ्त में गैस के सिलेंडर देना, अनेक वैसे काम प्रदेश की सरकार द्वारा इस समय में किए गए। और अगर मैं आपको बताऊं कि माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों को कोरोना संक्रमण के समय में फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत लगभग 5,16,000 भोजन के पैकेट लोगों को बांटे गए, 1,14,000 के लगभग परिवारों को सूखा राशन दिया गया, 50 लाख से ज्यादा लोगों को मास्क वितरित किए गए, जिसमें कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसने अपनी अहम भूमिका निभाई। 5 करोड़ से अधिक धनराशि पीएम कोविड फंड में दी गई और 9 करोड़ के लगभग धनराशि जो मुख्यमंत्री कोविड सॉलिडेरिटी फंड है, मुख्यमंत्री कोविड फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें डाला गया। कुल मिलाकर यह प्रयास किया गया कि इस कोरोना के समय में किसी प्रकार की दिक्कत प्रदेश की जनता को ना आए। इस बात को सुनिश्चित किया गया, जो भी आवश्यक करने के लायक काम थे उसको किया गया। साथ ही साथ इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उनके निर्देशानुसार, क्योंकि पार्टी के काम नियमित रूप से नहीं चल सकते थे, इसलिए घर के अंदर बैठकर ही पार्टी को कैसे चलाया जाए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान प्रदेश से लेकर आम कार्यकर्ता तक वर्चुअली जुड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान प्रदेश, जिला, मंडल के बाद पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख से भी नीचे आम कार्यकर्ता तक उनकी समस्याओं को सुनना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना और जो भी दिशा निर्देश केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या प्रदेश द्वारा दिए गए उनको आम लोगों तक पहुंचाना। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अब हमारे पास जो आगामी लक्ष्य है, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आने वाले समय में पार्टी और अच्छे ढंग से काम करे और सुदृढ़ता के साथ काम करे, क्योंकि हमने देखा आज से पूर्व जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुए सभी ने कड़ी मेहनत की और आज भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई के ऊपर खड़ी है उसमें उससे पूर्व सभी हमारे पार्टी के अध्यक्षों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब पार्टी ने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो काम हमारी पार्टी के मुझसे पूर्व अध्यक्ष उन्होंने शुरू किए हैं, पार्टी को यहां तक लेकर आए, उसको आगे बढ़ाना, पार्टी को और मजबूत करना और जो आने वाला समय हमारे समक्ष है, चाहे पंचायतों के चुनाव हैं, कॉर्पोरेशंस के चुनाव हैं या फिर जो 2022 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान हो, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा यह प्रयास है कि सभी नेताओं को साथ लेकर, अपने वरिष्ठ नेतृत्व को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ें और सभी लोग मिलकर 2022 और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बने, उसके लिए काम करें। आज मैं ये बात भी कहना चाहूंगा
कि हमारा प्रदेश कोरोना की महामारी से, ना केवल हमारा प्रदेश, पूरा देश और पूरी दुनिया से जूझ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की। हमारी सरकार, हमारा संगठन, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण, पदाधिकारी। लेकिन दुर्भाग्य, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारा विपक्ष बिहेव कर रहा है, जिस प्रकार की बयानबाजी और कोरोना को लेकर और बहुत सारी बातें आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस समय होना तो ये चाहिए कि सरकार का सहयोग करें, सरकार को सहयोग करते हुए इस प्रकार से हमारी पार्टी के नेता, हमारे लोग लगे हैं, उसी प्रकार से उनका भी सहयोग पार्टी के साथ रहना चाहिए। विपक्ष है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और एक सकारात्मक भूमिका के रूप में कांग्रेस पार्टी को काम करें। लेकिन आज हम इस बात को अनुभव करते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में बंटी कांग्रेस पार्टी आज हमारी सरकार के ऊपर और बिना बेवजह बयानबाजी करने का प्रयास है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि लोग बाहर फंसे हैं, उनको लेकर आइए, उनको लाया जाना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया, माननीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जितने भी हमारे चाहे स्टूडेंट्स थे या दूसरे लोग थे, चाहे विदेशों में फंसे थे या देश के अन्य कोनों में फंसे थे, उनको वापस लाया गया। और जब बाहर से लोग वापस आए तो थोड़ा संक्रमण हमारे प्रदेश में बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्थिति कहीं नियंत्रण से बाहर। लेकिन पहले कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे कि लोगों को लेकर आओ, और जब लोगों को लाया गया, आप कहते हैं कि लोगों को आपने ला दिया इसलिए संक्रमण, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो कुल मिलाकर मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि आप भी सरकार का सहयोग करें, और इस समय क्योंकि पूरा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दें। तो आज इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी सी बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आज मेरे लिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है नई दायित्व मिलने के बाद, और मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो। दूसरा, आपने ये बोला कि मतलब काफ़ी कोरोना को निपटने के लिए काफ़ी काम किया है, तो जो फूड सब्सिडी है वो कम की, बिजली के बिल बढ़ाए, बसों के किराए बढ़ाए, इतना पैसा सीएम फंड में इकट्ठा हुआ था कि उससे भी कंपनसेट किया जा सकता था। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। जो पैसा कोविड फंड के लिए आया है, सीएम कोविड फंड के लिए, उसमें कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार जो विभिन्न जरूरतें हमारी हैं उसको पूरा करने में लगी हुई है, और उस पैसे का उपयोग राशन की सब्सिडी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किराए के लिए नहीं किया जा सकता। लोगों ने जो पैसा सीएम कोविड फंड में दिया है, जो जिन लोगों को कोरोना के कारण जिस प्रकार की आवश्यकता जो प्रदेश की है, उसको पूरा करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल। सर, पिछले कल भाजपा विधायक दल की बैठक यहाँ पे थी, काफी विधायक अनुपस्थित थे, तो पार्टी के अंदर जो एक डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें? मैं ये बात कहना चाहूँगा, पिछले दिन विधायक दल की बैठक थी और उसमें हमारे मैक्सिमम विधायक पहुंचे थे। कुछ विधायक निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे सभी लोग उसमें मौजूद थे। क्योंकि विधायक जो थे वो नहीं आए थे, तो चारों जो सीनियर विधायक हैं वो एक साथ जो है शिमला में ही थे, इनमें से अधिकतर शिमला में ही थे। चंबा के विधायक मंत्री नहीं बन पाए इसलिए नहीं आए। मैं स्वयं भी विधायक दल की बैठक में था, चंबा के विधायक हमारी बैठक में मौजूद थे। हमारे कुछ विधायक निजी कारणों की वजह से नहीं आए, वो मीडिया में आपने देखा भी होगा, उन्होंने अपना कहा भी है कि हम निजी कारणों की वजह से बैठक में नहीं। नाराजगी है, मंत्री नहीं बनाए क्योंकि काफी सीनियर विधायक थोड़ी दूरी पर थे, ज्वाला जी भी, बिंदर जी भी नहीं आए,
नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और सभी लोग साथ हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कल की बैठक में हमारे मैक्सिमम विधायक थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। बातें चल रही है विधायकों से नाराजगी दूर करने की। अभी तक नाराजगी जैसी कोई बात हमारे ध्यान में नहीं है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग साथ हैं और सभी लोग साथ मिलकर आगे बढ़े। जैसे आपने बोला कि 5 तारीख को मोदी जी शिलान्यास करें, तो हिमाचल में भाजपा क्या करेगा? हिमाचल में 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी भी इस दिवस के ऊपर दीपमाला करेगी और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुनिश्चित किया है और उस दिन हमारा प्रयास रहेगा कि हर घर में दीपक जले और हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि जो पिछले बहुत लंबे समय से 400 सालों से राम मंदिर की डिमांड आ रही थी और सबकी आस्था राम लला में है, तो उसका जो है अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो हमारा उस दिन हमने भी दीपमाला करने का लक्ष्य रखा। केशव साहब, क्या आपको लगता है कि अब पार्टी का पत्रकार जिस तरह से आपने निकाला है, क्या संगठन में बदलाव करने की कोई जरूरत है? कार्यकारिणी में बदलाव होगा? जहाँ तक कार्यकारिणी या संगठन में बदलाव की बात है, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारा संगठन बना है और नया संगठन अभी बना है, तो बदलाव या ऐसा नई कार्यकारिणी बनाने की जैसी कोई बात नहीं है। जहाँ कहीं एडिशन करनी होगी उसको हम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का इसमें बदलाव करने की क्योंकि अभी जो प्रक्रिया शुरू की थी वो प्रक्रिया हमारी चली हुई है और इस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे और बदलाव जैसी कोई बात हम इसमें नहीं करेंगे। एडिशन करने की आवश्यकता जहाँ भी होगी उसको हम करेंगे। कश्यप जी, कुछ लोग बगावत करके बाहर चले गए थे विधानसभा इलेक्शंस में या उससे पहले, तो वापस लाएंगे आपने मजबूत करने की बात? उचित समय पर स्पेशली जो आपके अपोनेंट रही है वहाँ विरोध करती रही है और मेरे अपोनेंट तो कांग्रेस पार्टी के रहे, वो वहाँ वो झंडा बंद कर रहे हैं कांगड़ा में, तो क्या रहेगा पार्टी समय समय पर इस प्रकार के निर्णय लेती रहती है और जिस प्रकार की भी स्थिति हो और जब उचित समय आएगा तो जो भी करने लायक होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व इन सारे विषयों को लेकर पहले भी निर्णय करता है और आगामी भी आने वाले समय में इस प्रकार का निर्णय करेगा। कश्यप जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप बीजेपी चीफ बनेंगे इस समय पर? अब पार्टी में ये संभावना लगातार बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किस व्यक्ति को कब कौन सा ओहदा मिल जाएगा इस बात की कोई पता नहीं होता। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को, एक फौजी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी का। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो बहुत से लोग इसके लिए लॉबिंग करते हैं क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, आपने की थी लॉबिंग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लॉबिंग जैसी कोई बात नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा मैंने पहले कहा, लॉबिंग की ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो नेतृत्व बैठकर ये सारे बात तय करता है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी अब मुझे सौंपी है। मुझसे पहले दूसरे लोगों के पास थी, दूसरे लोगों को सौंपी थी और कौन से व्यक्ति को एक जहाँ जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा कार्य का आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कार्य भी करना होगा। तो पार्टी ने अब जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मेरे बाद कोई और व्यक्ति इस जिम्मेदारी को संभालेगा, लेकिन ये पार्टी निर्णय करती है और पार्टी ने निर्णय किया है। बीजेपी में जैसे अभी बात हुई कि कुछ विधायक कल नहीं आए सीनियर, उसके अलावा भी बीजेपी में जैसे पहले से चला आ रहा है, जो धूमल गुट है, शांता गुट, चलो वो तो बाहर ही है, बट आप कैसे लेते हैं इसको, जो बहुत सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ कैसे लेते हैं? मैं ये बात तो कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी, अगर गुटबाजी होती तो हम 44 सीटें नहीं जीतते विधानसभा। अगर गुटबाजी होती तो चारों की चारों लोकसभा की सीटें और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ले। एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ जिसमें कि कांगड़ा में हमें लगभग 72% वोट मिले, हमीरपुर में लगभग 70% वोट हमारे मिले और शिमला, जो कि ऐसा माना जाता था कि ये कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है,
66% से ज्यादा वोट है यहाँ भी, और 65% से ज्यादा वोट है हमारी मंडी में भी। तो अगर ऐसी बात होती तो ये स्थिति नहीं होती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, चाहे श्रद्धेय शांता जी हैं, श्रद्धेय धूमल जी हैं, श्रद्धेय हमारे MOS अनुराग ठाकुर जी हैं, माननीय जयराम ठाकुर जी हैं, या फिर हमारे पार्टी के मंत्रीगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, विधायकगण हैं, या पार्टी के अलग अलग ओहदों के ऊपर बैठे नेतागण हैं, सब एकजुटता के साथ पार्टी का काम कर रहे हैं और एकजुटता के साथ हमारी पार्टी अपने लिए सबसे बड़ी क्या चुनौती मानते हैं? सबसे पहले तो पार्टी को आगे लेकर जाना, सुदृढ़ करना, और 2022 का जो लक्ष्य है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बनाकर इतिहास बनाए। सुरेश जी, कल कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमीरपुर में 70% आप कह रहे हैं वोट मिला संसद लोकसभा के चुनाव में। ऐसा क्या कारण हुआ कि कैबिनेट में हमीरपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया? हमीरपुर हमारे लिए गर्व की बात है। अनुराग ठाकुर जी, जो कि केंद्र सरकार में वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स के राज्य मंत्री हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि इस कोरोना के समय में जिस प्रकार से उन्होंने देश के वित्त मंत्रालय को संभालते हुए जो काम किया, तो अनुराग जी हमारे पास, हमें गर्व है, हमारा एक सपूत हिमाचल का आज केंद्र सरकार में और हमीरपुर जिला से संबंध रखता है। तो बाकी तो ये मैं कहना चाहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कहाँ से कौन व्यक्ति। हमीरपुर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कैबिनेट में आने लायक रहा? मैंने कह दिया अनुराग ठाकुर जी, जो अनुराग जी तो केंद्र में, स्टेट की कैबिनेट की बात। बाकी हमारा आप देखें 12 लोगों की हमारी मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री जी को मिला, तो उसमें जो कुछ हो सकता था उसको किया गया है। और आज हम देखें, चाहे केंद्र में हमारे पास प्रतिनिधित्व या राज्य में प्रतिनिधित्व है, तो उसको लेकर इस प्रकार करेंगे। कश्यप जी, नई असाइनमेंट आपको सडनली मिली, कितनी टफ लग रही है आपको? जैसा मैंने पहले कहा कि मैं फौजी हूँ, और आज तक जो भी चुनौतियाँ आई फौज में रहते हुए, उसके बाद विधायक के रूप में, सांसद के रूप में पार्टी ने नई जिम्मेदारी। फौजी है तो पार्टी में जो दुश्मन है उनका, उनके लिए क्या? नहीं, फौज का काम अलग होता है, आप देखते हैं, और पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता। अब एक नई जिम्मेदारी के साथ, और एक आप देखें फौज की कुछ अलग भूमिका होती है और यहाँ की भूमिका अलग है। कांगड़ा में धवाला और राणा ये भिड़ते रहते हैं, तो उस पर कुछ रहेगा भिड़ते हैं? मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। सभी धवाला जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पवन राणा जी हमारे संगठन मंत्री हैं, जो प्रदेश का संगठन देख रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है काफी हो गया अभी। हाँ जी, हमीरपुर को कैबिनेट में स्थान नहीं मिला, तो क्या कहीं उम्मीद तरफ से भरपाई होगी इस स्थान में? हाँ, देखो पार्लियामेंट्री में हम देखें तो गर्ग जी बिलासपुर से हमारे मंत्री बने, और उन्ना से ऑलरेडी हमारे पास वीरेंद्र कंवर जी पार्लियामेंट्री में। सर, हमीरपुर विक्रम जिले की सिंह बात कर रहे हैं। हमीरपुर जिला की मैंने बात आपसे कह दी है, और जिले में आप भी हैं, मंत्री भी बन गए, बगल में तोमर जी बैठे हुए हैं, इसके अलावा भंडारी जी भी हैं। हमीरपुर जिला में भी हमारे पास 4 चेयरमैन हैं और 1 केंद्रीय मंत्री है। 4 चेयरमैन और 1 केंद्रीय मंत्री हमारे पास है। सर, हर एक विधानसभा लोकसभा सीट में 17 विधानसभा है, मंत्री पार्लियामेंट्री को देखो और हमीरपुर को देखो, कहाँ बैलेंस है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि बीजेपी में 4 वरिष्ठ नेता स्टेट मंत्रिमंडल से बाहर है, क्या भाजपा नए बदलाव की तरफ जा रही है? फर्स्ट टाइम को आपने मंत्री बनाया, पहली बार भाजपा के इतिहास में हुआ है। शांता जी की गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम मंत्री नहीं बने, धूमल जी की गवर्नमेंट में नहीं बने। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में कि अब नई पीढ़ी आ जाएगी कि जो चलो ये देखो, मंत्री बना रहा है मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव, मुख्यमंत्री जी का प्रोरोगेटिव, और शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ कर ये बात तय करता है। और
वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं या हमारे शीर्ष नेतृत्व है उसने तय किया है। एक्सपेंशन से पहले आप अध्यक्ष बन गए थे, आपसे चर्चा नहीं हुई क्या? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व और सभी लोग हम बैठकर इस बात को तय करते हैं। तो जो भी निर्णय लिए गए हैं प्रदेश हित में और इस प्रकार से ठीक है सर, अभी आगे बड़ी लंबी